कोई बात नहीं. Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. और आज शौर्य सिंह हैं पोल की ड्यूटी पर. तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. थोड़े से हम लेट हैं क्योंकि आज मेरा एक सेमिनार था एक कॉलेज में, और तो आना जाना, फिर ड्राइविंग मुझे खुद से शौक है, तो थोड़ा भागम भाग हो गई. बट ठीक है, छुट्टी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी सीटेट का टाइम है. और ये ज़रूरी है कि आप लोगों को हर दिन मेरी शक्ल दिखे. कुछ लोगों को देख के मोटिवेशन मिलता है, और फिर जो साथ में काम करते हैं वो एक अलग अप्रोच रहती है. तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि रेगुलरिटी बनी रहती है, अगर डेली क्लास हो तो कई लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको एक सहारा मिल जाता है, स्कैप फोल्डिंग हो जाती है अगर क्लास डेली हो तो आप लोग आ जाइए भाई. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. कल से अपना 9 बजे, मतलब कल तो संडे है तो हो सकता है मैं ऑफ ही रख दूं, क्योंकि लास्ट वीक भी कोई छुट्टी नहीं हो पाई थी. तो संडे को तो एटलीस्ट ऑफ रखेंगे, या फिर संडे वार्ता होगी अगर ऑफ नहीं रखा तो, मतलब क्लास कल नहीं होगी. मंडे से अपना 9 बजे एग्जैक्ट टाइम पे शुरू कर देंगे. और मंडे को आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और सीडी भी तो हर हालत में मिल जाएगा. आज थोड़ा सा उसमें और काम बाकी है. स्टार्ट करते हैं. चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, सिर्फ क्लासेस नहीं है, और इतने सारे काम पाल लिए हैं कि कई बार चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. हाँ, मैं बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ जितने भी लोगों ने इंतजार किया, परेशान रहे. शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो लोग भी डेली सेशन देखते हैं और किसी वजह से नोटिफिकेशन वगैरह अगर ना गया हो. तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां हम लगभग 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं. तो किसी भी फेक चैनल से ना जुड़े. हम आज सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी घर पहुंचते पहुंचते. तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, ये हिंदी पेडागोजी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही आपको ये हेल्प करेगी. हिंदी शिक्षण शास्त्र, लेवल 1 हो आपका या फिर लेवल 2 हो, डजेंट मैटर, क्योंकि टॉपिक्स सेम है, सिलेबस सेम है, और ये आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स मिलेंगे. हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स के तो अभी नहीं बने हैं, और सीडीपी. तो ये 3 सब, और ईवीएस. ऐसा नहीं है कि आप पूरी कोई किताब पढ़ें 250 पेज की, 20 30 50 पेज, 50 भी नहीं, इवन 30 पेजेस मैक्सिमम रखेंगे एक सब्जेक्ट के लिए. तो बहुत ही शॉर्ट वे में नोट्स का मतलब ये है वो कंसाइज हो. तो जल्दी ही हम मंडे तक हर हालत में नोट्स आपको मिल जाएंगे. हो सकता है कल अगर शाम तक हो गए तो मैं टेलीग्राम पे सीडीपी के कल शाम तक शेयर कर दूंगी. ये फ्री नोट्स हैं, कुछ देना नहीं है इनको लेके. फर्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन. आप आंसर दे रहे हैं. कितने लोग? 83% लोग डी आंसर दे रहे हैं. मतलब अब तो आपकी तैयारी सही चल रही है. अगर 83% लोग श्योर हैं किसी क्वेश्चन को लेके, तो मान लेंगे कि सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग. चलिए समझते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक, एक बेहतर टेक्स्ट बुक का मूलभूत मानदंड नहीं है, यानी क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का कि वो टेक्स्ट बुक हम बेहतर मानेंगे, इफेक्टिव मानेंगे, अच्छी मानेंगे. कौन सा एक गुण अच्छी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा? पहला ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार. भाई भाषा और शब्द भंडार अगर सही इस्तेमाल हुआ तो ये अच्छा ही गुण है. एक विषय वस्तु उसकी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उसमें इससे भी निर्धारित होगा कि वो पुस्तक अच्छी है कि नहीं है. फिर आता है सी ऑप्शन, शैली एवं योजना. किस लैंग्वेज का कौन सा स्टाइल यूज हुआ है, किस तरह से प्लान्ड चैप्टर्स हैं. आप एनसीईआरटी देखते हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी जाती हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बच्चे के दैनिक जीवन की भाषा में लिखी जाती हैं, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए. और टेक्निकल शब्दों का, बहुत ही ज्यादा डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का प्रयोग से बचा जाता है. ठीक. तो मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना ये कोई भी अच्छी पुस्तक की शैली नहीं है. ये क्या है भाई, आप प्रिंट कर दिया आपने और उस पर कवर चढ़ा रहे हैं एक मोटा सा सुंदर सा, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा. तो अच्छी पुस्तक का मतलब ये नहीं है जो अपने कवर से अच्छी दिखती हो, है ना. कहा जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और फ्रंट, वॉट एवर दैट कोट और लाइन इज. मतलब हम एक किताब को उसके बाहरी रूप से जज नहीं कर सकते. तो ये कोई अच्छा गुण नहीं माना जाएगा. बाकी तीनों अच्छे गुण हैं, लेकिन हमें तो जो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा उसी को सही मानना था. तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखिएगा एक बार, आसान से सवाल. भाई हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी इजी है, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा. अगर आपको नॉर्मल बाल विकास समझ में आता है तो आप इसको भी समझ जाएंगे, मुश्किल आपको नहीं होगी. ठीक है जी. देखिएगा, अगर हम बात करें, भाई प्रश्न क्यों लिख रहे हो? नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं लिखते ना, लेकिन और बार बार प्रश्न लिखने में टाइम लगेगा. हिंदी इस पे टाइपिंग में टाइम लगता है. नॉर्मल कर लो, बोलो, मान लिया हमने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को, अबे ओ सस्ते बियर के यूजलेस ढक्कन, तुम लोगों की भी एंट्री होती है यहाँ पे? एंट्री एग्जिट
6 वाक्यों का 6 वाक्य यानी 6 सेंटेंसेस हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। एक छोटा अनुच्छेद, अनुच्छेद समझते हैं, पैराग्राफ 2 बार सुनने के लिए कहती है, यानी 6 लाइन का एक, मान लीजिए जैसे ये 2 4 5 लाइन है, तो इसी तरह का एक 6 लाइन का अनुच्छेद है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब एक पैराग्राफ है, किसी भी बारे में हो सकता है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यानी बच्चों से कहा कि 4-4 का ग्रुप बनाओ, यानी एक ग्रुप में ABCD 4 बच्चे होने चाहिए, 4-4 का ग्रुप बन गया। फिर DEF और ये सब इस तरह से ग्रुप बना दिए 4-4 बच्चों के, कि 1 से 4 रोल नंबर ये, 4 से 8 ये। मतलब बच्चे एक तो एक्टिवली सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम होगा, सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। चलो ठीक है, सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। अब इससे ये पता चल जाएगा सुना कितने अच्छे से था। तो रचनात्मक लेखन है ये, रचनात्मक लेखन है, कुछ नया लिख रहे होंगे, नया तो नहीं लिख रहे हैं यहाँ, तो रचनात्मक कहाँ है इसमें। श्रवण एवं भाषण, तो भाषण की तो यहाँ बात ही नहीं हुई, बोलने की तो बात ही नहीं हुई है। अनुच्छेद श्रुतलेख बिल्कुल सही ऑप्शन है। जितने लोग C उत्तर दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है भाई? रचनात्मक लेखन तो जब कुछ नया, कुछ अपने शब्दों में लिखना रचनात्मक नहीं हुआ, यहाँ पैराफ्रेजिंग है वो, ठीक है ना। फिर आता है वाक्य आधारित श्रुतलेख, वाक्य नहीं है ये, क्या है, अनुच्छेद श्रुतलेख है, यानी पूरे पैराग्राफ की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? रचनात्मक लेखन में कुछ उसका मौलिक होता तब आप रचनात्मक कहते हैं उसको, तो इसलिए आंसर जो है वो C होगा, ना कि A। आगे बढ़ेंगे। मान लिया हमने बच्चे एक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेखन ही रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आंसर करेंगे। क्या वो अभी भी हिंदी में और इंग्लिश में लगे हुए हो क्या? इतना एक्सपेरिमेंट मत किया करो काम के समय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। यानी जो पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं तो विस्तृत व्याख्या यानी उसको प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसकी दिक्कत हो रही है उनको, और वाक्य को बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है। समृद्ध शब्द भंडार यानी एक प्रॉपर एक्सटेंसिव वोकैब दी है। अब वो वोकैबलरी के फॉर्म में हो सकती है, वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, और कुछ युक्तियों का सुझाव देती है, कुछ टूल्स बताती है, उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं, दर नहीं कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। ठीक, अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है, मतलब क्या किया है, कठिनाई का पता लगाया है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। कठिनाई का पता लगा करके उपचार किया है। तो जब भी हम कठिनाई का पता लगा करके उपचार की बात करते हैं तो इसको निदानात्मक आकलन कहते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं। ये रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानात्मक आकलन, कुछ भी लिखा हो, अगर बच्चे के गैप को आइडेंटिफाई किया है, कमियों को पहचाना है, कठिनाई को पहचान के उस पर काम किया है, तो ये निदानात्मक आकलन है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें डायग्नोज करेंगे आप, रचनात्मक के अंदर ही आता है ये एक तरह से। तो इसमें आप डायग्नोज करेंगे, पता लगाएंगे और फिर उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, जो बाद में उन्होंने किया है। उपचारात्मक शिक्षण देते हैं यानी उपचार, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले निदान करते हैं, पहले पता लगाते हैं। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, आप फिर डायग्नोज होगा क्या समस्या है। उसी तरह से यहाँ पे कठिनाई किस लिए टेस्ट लिया, ताकि पता लग सके कि कहां समस्या है। तो इसको निदानात्मक परीक्षण या आकलन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आसान सा सवाल एक और। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। देखिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी तो आप जल्दी भी पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पूछा है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट आप समझ रहे हैं कौन सा चैप्टर कितना कैसे कराएंगे, है ना। कुछ चैप्टर्स की यूनिट कब कब कैसे कैसे होगा, यूनिट में डिवाइड कर दिया, कुछ चैप्टर्स होते हैं एक यूनिट में, और आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाने वाले हैं। लगभग 19,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 19,000 से ज्यादा ही, और सिर्फ 6,900 लोगों ने लाइक किया। मान लिया आज हम लेट हो गए, बट आप भी तो कुछ समझेंगे या नहीं। 20,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी तो ये समझेंगे कि कितनी दूर से आज भाग भाग के सेमिनार से लेके और क्लास की छुट्टी बिल्कुल नहीं हुई है। इसका मतलब पूरी मेहनत की जा रही है आपके साथ। ठीक, देखिए किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट, के टेस्ट में कितने जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल होंगे, कितने आसान होंगे, कैसे होंगे, वो यूनिट प्लान की मैं बात कर रही थी, यहाँ ब्लूप्रिंट लिखा है। तो कौन सी एक बात सही नहीं है, आवश्यक नहीं है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। एक तरह से खाका तैयार कर रहे हैं कि इतने % क्वेश्चंस इजी होंगे, इतने % क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट होंगे, इतने % इजी होंगे। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, भाई पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसको जांच पाएं, ऑब्जेक्टिव्स का पता लगा पाएं, बिल्कुल सही बात है।
प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हो ताकि बच्चे के सोच बाहर आ सके, पता लग सके कैसे सीखा है। कठिनाई के स्तर को महत्व देना कि इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, बात तो ठीक है। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये यहां महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि डी ऑप्शन है। कठिनाई के स्तर को बिल्कुल महत्व देंगे, क्यों नहीं देंगे। एसके जसमुद्दीन कह रहे हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दीदी इंग्लिश पेडागोजी नहीं कराओगे क्या, और अदर सब्जेक्ट्स ईवीएस मैथ सब अब पेडागोजी करा दीजिए, देने से बहुत ही अच्छा होता है, इट्स रिक्वेस्टेड दी। बिल्कुल करवाएंगे, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही जसमुद्दीन, बिल्कुल कराएंगे। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सब कराएंगे, डोंट वरी। और वो आपको बिल्कुल मैं मानती हूँ, देश भर में आप लोग उन नोट्स से या उन वीडियोस से तैयारी करते हैं और एग्जाम निकालते हैं, क्योंकि सब जगह पेडागोजी कॉमन है, तो WTET में भी आपको हेल्प करेगा। मान लिया मैंने वेस्ट बंगाल टेट में, देखिएगा इसका आंसर आप लोग सी क्यों दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। चलिए समझते हैं। टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया कि यानी टेस्ट बनेगा कैसे, तो उसमें ये देखेंगे जो पढ़ाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया या नहीं, वो उद्देश्य अचीव हो पाए कि नहीं। मान लीजिए आपको हिंदी पेडागोजी का, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, विकास, तो उद्देश्य क्या है कि आपको विकास समझ में आ जाए। अब उस विकास का अगर मुझे आकलन करना होगा तो उस टेस्ट में मैं क्वेश्चंस इस तरह के डालूंगी ना कि विकास समझ में आया कि नहीं, ये उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। सही बात है, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। विविध रूपों को महत्व देना, यानी शॉर्ट भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, दीर्घ भी है, ठीक है बात। कठिनाई के स्तर को महत्व देना, कितने % डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा तो नहीं सारे पेपर में मुश्किल तो क्वेश्चन आते नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं आसान क्वेश्चन, अरे आप तो आसान क्वेश्चन करा रहे हो, जबकि ज्यादातर क्वेश्चन आसान है या मॉडरेट है ना। मुश्किल क्वेश्चन की संख्या कम होती है। करा देंगे ऑल सब्जेक्ट मैराथन शालिनी, मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएंगे। तो कठिनाई के स्तर को महत्व देना सही है, लेकिन लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, यानी क्या हम वहां सुंदरता देख रहे हैं बच्चे की कि कितने सुंदर तरीके से वो लिख रहा है, कितनी बढ़िया शैली है उसकी, ये देखते हैं हम नहीं। तो ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये आवश्यक कार्य नहीं है कि शैलियां कैसी हैं, कौन कितने सुंदर शब्द प्रयोग कर रहा है, कितनी अच्छी राइटिंग है, नहीं। शैलियों का, और लेखन ही क्यों। अब अगर आप भाषा की परीक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ लेखन क्यों, फिर तो सुबो पाली, यानी 4 कौशल हैं भाषा के। सुबो मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इन चारों कौशलों की बात करेंगे हम, सिर्फ लिखने पे क्यों। एक तो शैलियां यहां पे ये जरूरी नहीं है कि कितनी सुंदरता है, कितनी एस्पेक्ट को आपने देखा है लिखने में, वो भी सिर्फ चारों को देखेंगे फिर तो हम। तो इसलिए डी सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में।